हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसवी स्क्वायर पर। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला यह उपमहाद्वीप, जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और यहाँ के लोगों को भरतों की संतान के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर प्राचीन कबीले का नाम हुआ करता था, जिनके नाम पर इसे भरतों का देश या भारतवर्ष कहा गया था। जो पहले अपने देश को जम्बूद्वीप कहा करते थे। क्या कहा करते थे? जम्बूद्वीप कहा करते थे। फिर उसके बाद जो ईरानी थे, वो इस देश को सिंधु नदी से जोड़ते हुए सिंधु ना कहकर वो इसे हिंदू कहा करते थे। जो ईरानी थे वे यानी सिंधु नदी से जोड़ते हुए वो इसे हिंदू कहा करते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे इसमें वर्षें गुजरती गईं और इस देश का नाम पश्चिमी देशों तक पहुंचा। और जो वहाँ के यूनानी थे, वो इसे सिंधु ना कहकर वो इसे इंदे कहा करते थे। अब जो ईरानी थे वो यानी कि सिंधु कहा करते थे, और जो यूनानी थे वे इसे इंदु कहा करते थे। और वहाँ से धीरे धीरे पहुँचता है यह नाम फारसी। फारसी में लोग इसे हिंदू कहा करते थे। तो यानी यहाँ में सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले भारतवर्ष, जो कि यानी कि एक भरत नाम का एक कबीला रहा करता था, उनके नाम पर रखा गया। फिर उसके बाद में जो ईरानी थे उन्होंने इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहा। फिर उसके बाद में जो यूनानी थे वो इसे इंदे नाम से पुकारते थे। इंदे नाम से इसको यानी कि इंदे नाम उन्होंने रखा। और फिर उसके बाद में यानी कि जो फारसी थे उन्होंने इसका नाम हिंदू रखा। सिंधु ना कहकर वो इसे हिंदू कहते थे। इसी तरीके से चलते चलते मध्यकालीन समय में इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। क्या रखा गया? हिंदुस्तान रखा गया। तो फिर हम इससे आगे चलते हैं। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला यह उपमहाद्वीप, जिसे भारतवर्ष या हिंदुस्तान कहते थे, उसको एक पर्वत श्रृंखला ने दो लगभग बराबर भागों में बांट दिया। उस पर्वत श्रृंखला का नाम था विंध्या पर्वत श्रृंखला, जो कि देश को दो भागों में बांट दिया। उत्तर और दक्षिण। जो उत्तर का भाग है उसे उत्तर भारत कहा जाता है, और जो दक्षिण का भाग है उसे दक्षिण भारत कहा जाता है। अब यानी कि देश के दो हिस्से हो गए, एक उत्तर भारत और एक यानी कि दक्षिण भारत। उत्तर में रहने वाले लोग ज्यादातर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं, और जो दक्षिण में रहने वाले लोग ज्यादातर द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। किसकी? यानी कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर चलते हैं यहाँ के लोगों की प्रमुख नस्लों के बारे में। जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जो प्रमुख नस्लें हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें यानी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड पहली नस्ल है, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। और दूसरी है पेलियो मेडिटेरियन। दूसरी कौन सी? पेलियो मेडिटेरियन। और तीसरी काकेसॉइड, और चौथी निग्रोइड, और सबसे लास्ट में ये मंगोलॉइड। यानी कि ये 5 नस्लों के लोगों के मिश्रण से बने हैं यहाँ के लोग। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग हैं जो इन 5 नस्लों के मिश्रण से बने हुए हैं।
फिर इसके बाद में चलेंगे। अब जो इतिहास है, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्राचीन भारत, और एक मध्यकालीन भारत, और एक आधुनिक भारत। अब ये 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस, इनको दिया जाता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं इससे आगे की ओर। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी है जो मुख्यतः रूप से 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो सबसे पहले यानी कि धर्म ग्रंथ, और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो कितनी यानी कि स्रोतों से प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से। फिर इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले देखेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में यानी कि किस तरीके से बड़ी हुई है। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारे भारत का है वेद। वेद क्या है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। जिसके संकलनकर्ता किसको माना जाता है? महर्षि कृष्णन द्वैपायन को माना जाता है इसके संकलनकर्ता। जो अपने वेद हैं वो किसका उपदेश देते हैं? वेद यानी कि वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वेद किसका उपदेश देते हैं? वसुदेव कुटुंबकम का। अब हम सबसे पहले देखेंगे वेद होते कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेद? तो वेदों को प्रकार देखे जाएं तो ये वेद 4 प्रकार में विभाजित हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद एवं अथर्ववेद। वेदों को कितने प्रकार में बांटा गया है? यानी 4 प्रकारों में वेदों को बांटा गया है। इन 4 वेदों के संक्षिप्त रूप को संविदा कहा जाता है। इस 4 वेदों को यानी क्या कहा जाता है? संविदा कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में यानी किस महत्वपूर्ण तथ्य से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम उन्हीं को देखेंगे। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं हैं। यानी मंडल कितने? 10, सूक्त 1028 और रचनाएं यानी कि 10,462। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। फिर ये वेद हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो वे महत्वपूर्ण हैं यानी कि इन वेदों से जो आर्य लोग थे उनके राजनीतिक प्रणाली की हमें जानकारी मिलती है। उनके जो राजनीतिक सिस्टम क्या था उसकी यानी कि विस्तार से जानकारी मिलती है, और उनका इतिहास क्या था उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में यानी कि इनमें जो ऋग्वेद है उसमें यानी कि तीसरे मंडल में से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और यानी कि 9वें मंडल में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध एक गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो तीसरे यानी कि जो तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। फिर उसके बाद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? यानी सोम देवता का। तो इससे पहले हम एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को 2 भागों में बांटती है। वो कौन कौन से हैं? एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लगभग बराबर बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है यानी कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला। वो कौन सी है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला।
जो कि यानी कि देश को 2 भागों में बांटती है। फिर उसके बाद में उत्तर में यानी उत्तर भारत में कौन से परिवार की सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं? तो यानी इंडो यूरोपीय परिवार की सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। फिर उसके बाद यानी कि दक्षिण में कौन से परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? द्रविड़ यूरोपीय परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। फिर उसके बाद कराया यानी कि प्रमुख नस्लों के लोग कौन कौन सी प्रमुख नस्लें हैं? तो वो सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, सबसे पहले यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, फिर पेलियो मेडिटेरियन, फिर काकेसॉइड, फिर निग्रोइड, फिर उसके बाद यानी कि सबसे लास्ट में मंगलोइड। ये यानी कि 4 प्रजातियों की नस्लों के लोग हैं। फिर उसके बाद हम बात करें यानी कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की यानी कि सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो यानी कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर उसके बाद में देखेंगे यानी सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? तो 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो हो जाता है क्रिस्टोफ सेलेरियस को। किसको जाता है? यानी क्रिस्टोफ सेलेरियस को। फिर देखेंगे यानी कि आगे जो प्राचीन भारत के जो इतिहास की जो जानकारी है मुख्यतः कितने रूपों से प्राप्त होती है? कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? यानी कि 4 स्रोतों से। वो कौन कौन से हैं? यानी कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। फिर इसके बाद में यानी कि सर्वप्राचीन यानी कि धर्मग्रंथ कौन सा है? वेद। सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद। सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है? वेद। जिसके संकलनकर्ता कौन है? जिसके संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्णन द्वैपायन। जिसके संकलनकर्ता है महर्षि कृष्णन द्वैपायन। वेद हमारे यानी किस चीज का उपदेश देते हैं? वेद हमारे किस चीज का उपदेश देते हैं? तो वेद हमारे वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं। किसका देते हैं? वसुदेव कुटुम्बकम का। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यानी कि इनके जो समूह को, इन वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? संहिता। इन वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? संहिता। अब यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सूक्त कितने? यानी 1028 सूक्त हैं। और उसके बाद यानी कि रचनाएं कितनी? तो 10,462 रचनाएं हैं। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे यानी कि जो ऋग्वेद में उसमें यानी कि तीसरे मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो तीसरे मंडल में यानी सूर्य देवता सावित्री को समर्पित यानी कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यानी कि तीसरे मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 9वें मंडल में यानी कि सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो उसके बाद में देखेंगे यानी कि यजुर्वेद को। तो यजुर्वेद जो इसमें से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो इसको छोड़ते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे यानी कि सामवेद को। किसको? सामवेद। इसमें भी यानी कि एक आध दो जो पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। फिर उसके बाद में देखेंगे यानी अथर्ववेद को। इसमें मनुष्यों के विचारों और उनके जो अंधविश्वासों का विस्तार से विवरण किया गया है कि मनुष्य किस तरीके से सोचता है, उसकी सोचने की क्षमता कितनी है, क्या क्या सोचता है, और उसके बाद में उस मनुष्य के अंधविश्वास क्या क्या है, उनके बारे में इसमें यानी कि बहुत ही विस्तार से लिखा गया है, बहुत ही अच्छे से। जैसे कि मंत्रों में जादू टोने का भी इसमें वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद में देखेंगे हम महत्वपूर्ण इसके बिंदु के बारे में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो फिर इसके बाद में हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या देखेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ। तो सबसे पहले हमने देखा धर्मग्रंथ। धर्मग्रंथ में क्या देखा? यानी कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चारों वेदों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे यानी ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर इसके बाद में यानी कि विदेशियों का विवरण। फिर लास्ट में देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो यानी कि देखेंगे अब ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में।
ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये एक ऐसे लेखक थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ही तेज प्रवृत्ति के थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। जिस अर्थशास्त्र को इन्होंने लिखा था वो आज तक उपयोग में आती है, जो कि यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। चाणक्य जी थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें दी है। फिर उसके बाद में देखेंगे एक पुस्तक के राजतरंगिणी, जिसके लेखक थे कल्हड़। इसके लेखक कौन से थे? कल्हड़। जिसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। जिसमें यानी कि प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के जो शासक थे उनका वर्णन मिलता है किसमें? राजतरंगिणी में। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बुक है जो कि अष्टाध्यायी। कौन से? अष्टाध्यायी। इसके लेखक थे पाणिनि। लेखक कौन थे? पाणिनि। जिसमें मौर्यों के पहले का इतिहास तथा उनकी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है, जिसमें जो मौर्यों के पहले का इतिहास तथा उनकी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण में हम देखेंगे मौर्य शासन या उसके बाद में जो शासन हुए, तो इनके शासन के काल के अंतर्गत जितने जो विदेशी आए थे भारत में, या वो शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आए हों, चाहे वो घूमने के उद्देश्य से आए हों, तो उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी थी, कुछ पुस्तकें लिखी थी, उनके माध्यम से इतिहास का विवरण होता है। तो उसी में हम देखेंगे यानी कि विदेशी विवरण के अंतर्गत इसे, तो इसमें हेरोडोटस और मेगास्थनीज के बारे में। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत फारस के संबंध का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत और जो फारस के संबंध का इसमें जो वर्णन है या विवरण है वो दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो मेगास्थनीज, दूसरा कौन सा है? मेगास्थनीज। यह सेलुकस निकोटस का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? यह सेलुकस निकोटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। जो किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में, उसकी यानी कि जो राज्य की प्रणाली उसके बारे में बहुत ही विस्तार से अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद देखेंगे हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी क्या कहती है। तो इनको कुछ महत्वपूर्ण नोटों के माध्यम से लिखा हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। दूसरा यानी कि सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। तो जो अभिलेख थे या कोई शिलालेख थे वो यानी कि क्या थे? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जैसे हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो खुदाई के अंतर्गत जो यानी कि उनके साक्ष्य मिले, जो या कंकाल वगैरह मिले, तो वो सारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से जो यानी प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी आहत सिक्के। और यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम सिक्कों का लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो कौन से शासक थे जो सबसे पहले सिक्कों पर यानी कि लेखन का कार्य किया था? वो थे यवन शासक। फिर इसको यानी कि इस चीज से भी दर्शाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का परिणाम मिलता है। तो इसके आधार पर यानी कि इतिहास को लिखा जाता है। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।